दोस्तों मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि बहुत सारे फार्मर भाइयों को जो समस्या आ रही है वो सारे कमेंट को जो है मैंने कलेक्ट किया है और जो मैक्सिमम टाइम जो रिपीट होने वाले जो कमेंट है मैं उन कमेंट के ऊपर जो है जवाब देना चाहूँगा। तो दोस्तों चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला तो ये है कि ईसी और सेमी ईसी क्या होता है। दोस्तों वास्तविकता में ईसी और सेमी ईसी ये कोई परिभाषा है ही नहीं। जिस फार्म को आपने किसी भी तरीके से फार्म के अंदर के इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर लिया और मुर्गियों के अनुरूप आपने जो है तापमान दे दिया और फार्म के अंदर के वातावरण को बना दिया, तो उस फार्म को हम ईसी फार्म बोलेंगे। यहाँ पे सेमी ईसी या ईसी का कोई परिभाषा नहीं है। अब मैं थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि एक कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे जो हमारे लोकल के जो लोग हैं वो थोड़ा सा उनको समस्या होती है। तो मैं बस ये बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ उसी कंपनी की देन है। अगर आप भारत में कितनी भी जो सबसे अच्छी कंपनी अगर हम मानते हैं तो सबसे अच्छी कंपनी में धुमाल, सुप्रीम, इन कंपनियों को हम मानते हैं सबसे अच्छे प्रोडक्ट की बात करें तो दोस्तों अगर आप धुमाल और सुप्रीम के भी प्रोडक्ट लगाएंगे और दूसरी कंपनी के साथ में जिस कंपनी को जो स्पेशल इसी फार्मिंग के लिए बनी हुई है उस कंपनी से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने जाएंगे तो आपको वहाँ पे बर्ड प्लेसमेंट में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि इसमें हम जो है बर्ड 0.75 स्क्वायर फीट से नहीं देंगे, हम 0.85 के हिसाब से देंगे या फिर 1 स्क्वायर फीट के हिसाब से देंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपने फार्म को बढ़िया तरीके से बनाया, पूरा फुल्ली पैक्ड बनाया, दीवार वाला फार्म बनाया, किंतु अगर आपने फीडिंग लाइन नहीं लगाई तो भी वो कंपनी आपको ये बोलेगी कि इस फार्म को हम सेमी ईसी बोलेंगे। किंतु वास्तविकता में बर्ड को आप दाना, आपकी ही समस्या है वो कैसे खिला रहे हैं। फार्म के अंदर की जो मेजर जो हमारे जो समस्या रहती है कि फार्म के अंदर के क्लाइमेट को कंट्रोल करना। अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो फिर फीड करवाना वो एक बड़ा इशू नहीं रह जाता है कि मुर्गियों को आप जो है दाना किस प्रकार से डालेंगे। भाई हमें ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन इसलिए लगाई जाती है कि ज़्यादा डेंसिटी पे बर्ड फार्मिंग होती है तो बर्ड बार बार डिस्टर्ब नहीं हो। दूसरा ये कि अगर मान लीजिए 10,000 बर्ड को मान लो 30 बैग दाना लग रहा है या 25 बैग दाना लग रहा है, या वैसे मान लीजिए 30 बैग दाना लग रहा है तो 30 बैग दाना एक आदमी नहीं डाले और दाना डालने में बहुत समय लगता है, तो उससे लेबर का खर्चा ज़्यादा होता है। तो लेबर का खर्चा कम करने के लिए और आदमी से होने वाली गलतियों को कम करने के लिए फीडिंग लाइन लगाया जाता है। बाकी इसका बर्ड की परफॉर्मेंस और इसी फार्म के परफॉर्मेंस से इससे कोई संबंधी बहुत सारे फार्मर भाई जो है ओपन फार्म में भी मतलब फीडिंग लाइन लगा के रखे। तो कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है ये है कि इसी फार्म या सेमी इसी फार्म, इसी कोई परिभाषा नहीं होती। जिस फार्म को आपने एग्जॉस्ट फैन लगा दिया, कूलिंग पैड लगा दिया, पूरा एयर टाइट बना दिया और कंट्रोल पैनल और आपने जनरेटर सेटअप लगा, लाइन इंटरप्शन कंडीशन में जनरेटर सेटअप आपने लगाया है, वह फार्म इसी फार्म ही कहलाएगा, वो सेमी इसी फार्म नहीं कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं डायरेक्शन। दोस्तों बहुत सारे फार्मर भाइयों के जो सवाल ये है कि डायरेक्शन, दोस्तों अगर आपने फार्म को बढ़िया तरीके से अगर बनाया है तो इसमें डायरेक्शन का कोई महत्व, विशेष महत्व नहीं रह जाता है क्योंकि फार्म के अंदर के क्लाइमेट को हम एग्जॉस्ट फैन और कूलिंग पैड के माध्यम से हम कंट्रोल करते हैं। तो इसमें ईस्ट वेस्ट कोई डायरेक्शन का महत्व नहीं है। अगर कोई कंपनी का आदमी, क्योंकि जनरली जो समस्या जो आ रही है जो कंपनी के आदमी हैं वही समस्या क्रिएट कर रहे हैं, जबकि अगर पूरे भारत में अगर देखा जाए तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी बहुत सारी फार्मिंग हो रही है और बने हुए भी है और फार्मिंग भी कर रही है, और स्पेशल जो कंपनी के एम्प्लॉई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उसी कंपनी के साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके काम कर रहे हैं। तो कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य यह है कि इसी फार्मिंग के लिए कोई डायरेक्शन का इतना महत्वपूर्ण रोल नहीं रह जाता। अब दोस्तों इसमें थर्ड पॉइंट जो आता है, यह किसी बहुत सारे फार्मर भाइयों का क्वेश्चन था कि मैक्सिमम या मिनिमम। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसी फार्मिंग करें तो कम से कम 32 फीट चौड़ा बनाइए। उसका भी मैं कारण बताऊँ, 30 फीट में आपकी जो है 3 पानी की लाइन नहीं आती। आप 3 पानी मतलब 4 पानी की लाइन नहीं आती, क्योंकि 4 पानी की लाइन लगाएंगे तो 3 आपको फीडिंग लाइन लगेगी, तो थोड़ा सा उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है। तो उसको अगर आप नया फार्म बना रहे हैं और ज़्यादा आप नहीं चौड़ा कर सके तो 32 फीट उसको चौड़ा कीजिए, क्योंकि उसमें 4 लाइन पानी की लग जाएगी और कम से कम 3 लाइन दाने की लग जाएगी। तो जिससे आपके बर्ड मतलब जो दाने और पानी के बर्तनों के बीच की जो डिस्टेंस है प्रॉपर तरीके से गैप मेंटेन हो जाएगी। तो मिनिमम तो आप जो है 32 फीट चौड़ा कीजिए और मैक्सिमम जो है देखिए मैक्सिमम अब क्लाइमेट तो हमने कंट्रोल कर लिया, किंतु कोई सा भी काम हम इस प्रकार से डिजाइन करते हैं या किसी भी कंस्ट्रक्शन का किसी भवन का कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि हमें बनाना एक अलग बात है, बनाना हमें एक बार है, किंतु हमें काम उसमें रोज करना होता है। तो दोस्तों
मतलब उसकी चौड़ाई मैक्सिमम जो है 35 फीट, 40 फीट या 45 फीट लोग अधिकतर लेते हैं, किंतु मैक्सिमम मतलब 50 फीट से आपको ज़्यादा अगर लेंगे तो थोड़ा सा आपको काम करने में समस्या आएगी। तो मैक्सिमम आपको जो है मेरे ख्याल से 45 फीट ज़्यादा 45 फीट से ज़्यादा आपको चौड़ा नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कि आप मैक्सिमम जो मतलब विड्थ है 45 फीट से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। बर्ड प्लेसमेंट देखिए दोस्तों, इसी पोल्ट्री फार्मिंग पे 0.65 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से भी बर्ड प्लेसमेंट होता है, किंतु अधिकतर कंपनियां जो है 0.75, 0.80 और 1 स्क्वायर फीट के हिसाब से बर्ड प्लेस करते हैं। मैक्सिमम टाइम तो मुझे यही देखने को मिलता है, ये दो। ठीक है, वो आप देखो, अब किसी भी कंपनी के साथ में हम इंटीग्रेशन फार्मिंग कर रहे हैं तो पहली हमें थोड़ी कंपनी की स्ट्रेटेजी भी समझना होता है। जब कंपनियां जब ज़्यादा बर्ड प्लेस करती है तो फिर आपको 0.75 के हिसाब से भी बर्ड प्लेस कर देगी और बोल देंगे कि भैया हम तंदूरी में उठा लेंगे। ठीक है, जब उनको बर्ड प्लेसमेंट कम करना होता है तो फिर वो आप 1 के हिसाब से भी आप इसी फार्म में बोलेंगे तो आपको जो है बर्ड वो प्लेसमेंट नहीं करेंगे, बोलेंगे कि नहीं इसी फार्म में ये मतलब 1 से ज़्यादा अगर आप ब्लड प्लेस मतलब 0.8 से नीचे अगर आप जाओगे तो बर्ड को आपको जो है प्रॉपर तरीके से स्पेस नहीं मिलेगी। तो कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है कि जब कंपनियों को आप इंटीग्रेशन का फार्मिंग कर रहे हैं तो कंपनियां अपने हिसाब से भी थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन कर लेती है, किंतु आप 0.75 के हिसाब से भी कर सकते हैं, 0.80 के हिसाब से भी आप बर्ड प्लेसमेंट आसानी से कर सकते हैं। 1 से करेंगे तो भी बढ़िया रहेगा, और फिर अब जो फिर आप आपकी स्वेच्छा के अनुसार जो भी फिर आप करना चाहें। ठीक है दोस्तों, अब 5वां पॉइंट अगर हम बात करें तो ईसी शेड में बहुत सारे फार्मर भाइयों का जो है सवाल ये रहे कि बर्ड का परफॉर्मेंस के साथ है। दोस्तों मैं थोड़ा सा एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, ठंड में जितने भी फार्मर भाई देख रहे हैं, जितने फार्मर भाइयों से बातचीत हो रही है, सभी ये बोल रहे हैं मेरा 2400 बॉडी वेट गया, मेरा 2500 बॉडी वेट गया, मेरा 2900 बॉडी वेट गया। उसका कारण क्या है? उसका कारण है सिंपल सा क्लाइमेट। अगर फार्म के अंदर का क्लाइमेट बहुत बढ़िया है, बिल्कुल मुर्गियों के अनुकूल है, तो बढ़िया तरीके से बर्ड परफॉर्मेंस देगा। तो सिंपल सा अगर यही क्लाइमेट अगर हमने फार्म के अंदर क्रिएट कर दिया और 12 महीने अगर क्रिएट कर दिया तो स्वाभाविक सी बात है कि हम परफॉर्मेंस बहुत अच्छा तरीके से ले सकते हैं। तो कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है कि अगर आप फार्म के अंदर के क्लाइमेट को, जैसे आज का समय है जनवरी, जो दिसंबर गया, जनवरी का जो क्लाइमेट है, अगर ऐसा क्लाइमेट अगर आपने बना के रख दिया तो 12 महीने एक जैसा परफॉर्मेंस ले सकते हैं। और इसीलिए इसी फार्मिंग के ऊपर लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो यूनिफॉर्म रिजल्ट के लिए। तो दोस्तों बर्ड परफॉर्मेंस आप क्लाइमेट अगर सुधार लेंगे तो, और स्वाभाविक सी बात है अगर सिस्टम आपने बढ़िया तरीके से लगाया तो क्लाइमेट बिल्कुल सुधर जाएगा। अब बर्ड इम्यूनिटी, दोस्तों वास्तविकता में आप देखते हैं कि चाहे गर्मी में आपने बर्ड पाला हो या आपने बरसात में बर्ड पाला हो या फिर ठंड में बर्ड पाला हो, अगर बर्ड में अगर कोई बीमारी अगर होगी या फिर कोई समस्या अगर रहेगी ई कोलाई वगैरह, ये तो 12 महीने चलती है। मतलब जो बीमारियां हैं वो 12 महीने चलती है। तो चाहे आप इसी फार्म करें चाहे ओपन फार्म करें, दोनों में बर्ड की इम्यूनिटी सेम होती है। ऐसा नहीं है कि इसी फार्म के बर्ड की इम्यूनिटी कम होती है और जो ओपन फार्म रहते हैं उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा रहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी फार्म के बर्ड की इम्यूनिटी भी बढ़िया रहती है। और इसमें एक और जो सवाल मैं जोड़ दूँ कि लोग जो है ट्रेडर उठाने से मना करते हैं, तो दोस्तों अब जब धुमाल कंपनी चल रही है, सुप्रीम चल रही है, IB कंपनी, तो लगभग मैक्सिमम टाइम 80% मेरे ख्याल से 50% तो हम मान ही सकते हैं, 50% IB कंपनी के जितने फार्मर हैं सब इसी फार्मिंग के ऊपर ही जा रहे हैं। तो फिर वो भी तो लिफ्टिंग हो रहे हैं या नहीं, वो बर्ड भी तो बिक रहे हैं ना मार्केट में। तो कहने का इतना सा तात्पर्य है कि इसमें बर्ड की लिफ्टिंग भी होती है और इनकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होती है। अब दोस्तों एक जो सवाल है ये कि सिंगल फेज और 3 फेज दोनों में से कौन से बेस्ट रहते हैं। दोस्तों अगर आपके पास में 3 फैन या 4 फैन से अगर ज़्यादा अगर है तो आप 3 फेज पे जाइए, सिंगल फेज पे मत जाइए। देखिए दोस्तों मैं एक थोड़ा सा आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा। अगर घर में अगर हीटर चल रहा हो अगर आप और इलेक्ट्रिक चूल्हा अगर चालू कर देंगे 1 किलोवाट का, तो आप देखेंगे कि या तो चूल्हा ढंग से काम नहीं करेगा या फिर हीटर ढंग से काम नहीं करेगा। तो जब सोचो 1-1 किलोवाट के एक सर्किट के ऊपर दो ही लोड हमने डाला तो दोनों में डिफरेंस पैदा हो गया। तो अगर हम एक साथ अगर 6-6, 5-5, 7-7 अगर फैन अगर चलाएंगे, स्वाभाविक सी बात है सब चलेगा तो एक ही सर्किट के ऊपर ना मतलब वो भले हमने यहाँ से अलग अलग सर्किट के लिए बांट रखा हो, किंतु इनकमिंग तो हमारी एक ही सर्किट है, तो स्वाभाविक सी बात है उसका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। तो 2 या 3 फैन तक या 4 फैन तक आपका जो सिंगल फेस का फैन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अगर आप जाएंगे तो आपको 3 फेस का ही फैन यूज़ करना है। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, ये कोई मेरा टेक्निकल सजेशन नहीं है। अब फिर उसके बाद में तो फिर आप चला ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किंतु कोशिश ये कीजिए कि 3 फेस पे जाइए। 3 फेस की मोटरें ज़्यादा पावर होती है, ज़्यादा पावर होने के कारण उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। अब एक और चीज़ मैं बता दूं कि सिंगल फेस हो या 3 फेस हो, दोनों में बिजली बिल समान आता है, क्योंकि यहाँ पर हम फेस कम कर रहे हैं, ना कि हम यहाँ पर पावर कम कर रहे हैं। पावर दोनों में से 1.5 HP की मोटर रहेगी, चाहे सिंगल फेस के लिए या चाहे 3 फेस के लिए। तो दोस्तों अब यहाँ पर अगर हम जब पावर
पावर सेम ले रहे हैं, बस परफॉर्मेंस का अंतर रहेगा, बाकी पावर सेम लेंगे तो बिजली बिल भी हमारा सिंगल फेस और 3 फेस दोनों मोटरों का बिजली बिल हमारा समान ही आएगा। अब लास्ट में थोड़ा सा एक और चीज़ हम कि फ़ैन की साइज़, बहुत सारे फार्मर भाई जो मुझे पूछते हैं कि फ़ैन की साइज़ क्या है, तो दोस्तों फ़ैन की साइज़ है 54 इंच बाय 54। अधिकतर लगभग 95% या 99% अगर हम देखें, अभी तो बहुत सारे फ़ैन के तरीके आ गए, बहुत सारे तरीके के फ़ैन आ गए हैं, किंतु अधिकतर जो हमारे इंडिया में 54 इंच बाय 54 इंच के फ़ैन का प्रयोग करते हैं। उसमें 1.5 HP की मोटर लगी हुई होती है। ब्लेड की साइज़ जो है 24 इंच आती है, दोनों ब्लेड की साइज़ आती है टोटल 48 इंच आती है, और उसकी जो थिकनेस आती है 1.2 mm ब्लेड की थिकनेस आती है, प्योर एसएस के ब्लेड बनी हुई होती है। और कूलिंग पैड की अगर हम बात करें तो कूलिंग पैड के जो 6 फीट हाइट आती है कूलिंग पैड की, वो 6 इंच उसकी मोटाई आती है और 2 फीट उसकी चौड़ाई आती है। और दोस्तों इस प्रकार से मतलब ये कुछ स्पेसिफिकेशन है। आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप जो है मेरी वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर भी आप विजिट करते हैं, poultryjones.com के नाम से जो है वेबसाइट है, उस पर मैं इन सभी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है बता भी रखा है, तो उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है कुछ पॉइंट जो एक फार्मर भाइयों को जानना बहुत ज़रूरी है, और इस प्रकार के अगर पॉइंट को आप जान लेंगे तो कोई भी कंपनी का जो आदमी है आपको गलत नहीं बता सकता, और आपके फार्म को कंस्ट्रक्शन करने में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।